So this is the second session of classification of elements and periodicity in properties. तो हम लोगों ने पिछले सेशन में क्या क्या पढ़ा था? हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने डॉबरेनर्स के ट्रायड सिस्टम पढ़ा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि डॉबरेनर्स ने तीन तीन एलिमेंट्स के एक ग्रुप बना दिए थे और बताया था कि जो बीच वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट जो होगा वो फर्स्ट और थर्ड के एरिथमेटिक मीन के अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है। इसके बाद न्यूलैंड्स का ऑक्टेव सिस्टम आया था। उन्होंने बताया था कि एवरी एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होती है वो फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होती है। जैसे म्यूजिकल ऑक्टेव होता है सारे गामा पा था नी सा, तो सा और सा जस्ट एट्थ एलिमेंट है आफ्टर। तो उन्होंने जब एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा तो एवरी एट्थ एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होती है। लेकिन ये न्यूलैंड का ऑक्टेव जो था वो कैल्शियम तक ही सक्सेसफुल था, क्योंकि कैल्शियम के बाद जो है आपके पीरियोडिक टेबल में आज हम लोग देखेंगे उसको डी ब्लॉक आ जाता है, डी और एफ ब्लॉक आ जाता है। तो डिफरेंस जो होता है दो एलिमेंट्स के को सेम सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 8 ना होकर 18 एलिमेंट्स का हो जाता है। उसके बाद लोथर मेयर कर्व आया था, जिसमें उन्होंने लोथर मेयर ने इंडिपेंडेंटली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में एक ग्राफ खींचा था। उन्होंने देखा था कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जो है वो हमेशा पीक पर है, मेटलॉइड्स हमेशा नीचे हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो है वो असेंडिंग पोर्शन पे हैं। तो इस आधार पर उन्होंने बताया था कि एटम्स की जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो उनके एटॉमिक मास की पीरियोडिक फंक्शन होती है। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी इज द फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। क्लियर? और ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल का बेस था। ये क्या था? मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का बेस था। उर्वी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? No, sir. It was my mistake. Sorry, Okay. sir. It's okay. Now coming to the Mendeleev's periodic table. तो देखो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में जो भी चीजें मिली हैं कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने बताया था कि एटम्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, एटम्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसकी पीरियोडिक फंक्शन होती है? उसके एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होती है। तो ये चीज जो मेंडल को मिला था, जो मेंडलीव को ये मिला था, ये लोथर मेयर कर्व से मिला था। किससे मिला था? लोथर मेयर कर्व से। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देखो ये बना हुआ है, ये आपके स्क्रीन पर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बना है। दिमित्री मेंडलीव और रशियन केमिस्ट, ये रशिया के केमिस्ट थे। इन्होंने सबसे अर्लीस्ट डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल दिया था, जो कि काफी हद तक सक्सेसफुल था। इसलिए हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को काफी इज्जत की निगाहों से देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये कई चीजों को एक्सप्लेन करने में सफलता प्राप्त किए थे। He was succeeded to explain lots of things related to the chemistry of elements. So many periodic tables were made. जैसे आपने देखा कि बहुत सारे periodic table बने थे। डॉबरेनर्स का periodic table बना, न्यूलैंड का बना, लेवॉइजियर का, लेकिन ये बहुत ही important periodic table था। मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स को ग्रुप किया था। कितने एलिमेंट्स को ग्रुप किया? 63 एलिमेंट्स को। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एटम्स की जो प्रॉपर्टी होती है, जो एटम्स की प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, वो एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होती है। एटम की प्रॉपर्टी किसके बराबर होती है? एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन के बराबर होती है। मतलब अगर आप लोग एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रखोगे तो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट एक साथ आ जाएंगे, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स एक साथ आ जाएंगे। तो he found that the properties of elements were related to atomic mass in a periodic way. Means the chemical and physical properties of elements are periodic function of atomic weight. उन्होंने एलिमेंट्स को जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा तो उन्होंने देखा कि सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट एक साथ आ गए, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट एक साथ आ गए। तो देखो जब इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा तो देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इन सब की प्रॉपर्टी एक ही थी, लगभग सिमिलर है। ठीक है, तो ये सब एक ही ग्रुप में आके बैठ गए। तो देखो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स थे। यहाँ पे 6 दिख रहा है, बट देयर वर 7 पीरियड्स। एंड जो वर्टिकल कॉलम आपको दिखाई दे रहा है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, जो वर्टिकल कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, ये 8 वर्टिकल कॉलम जो दिख रहे हैं, ये क्या है? आपके ग्रुप्स हैं।
तो 8 ग्रुप्स थे, 7 पीरियड्स थे। हर ग्रुप को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था, ए और बी। एवरी ग्रुप को मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था, ए और बी में। और कुछ ट्रांजिशन, जो 8th ग्रुप था उसमें टोटल 9 एलिमेंट्स रखे गए थे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स को रखा। इन्होंने देखो कुछ कुछ जगहों पर स्पेस छोड़ दिया, ये देखो ये कुछ कुछ जगहों पर इन्होंने स्पेस छोड़ दिया था, क्योंकि उस टाइम जो थे मेंडलीव ने जब ये पीरियोडिक टेबल बनाया था तो उस वक्त इन एलिमेंट्स की खोज नहीं हुई थी, लेकिन इन्होंने इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बता दी। और जो प्रॉपर्टी इन्होंने उन एलिमेंट्स की बताई, उन एलिमेंट्स की डिस्कवरी के बाद वही प्रॉपर्टी उन एलिमेंट्स की निकली। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेंडलीव के लिए। ये जो था बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि मेंडलीव ने उन एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टी बता दी और उन एलिमेंट्स की भी पोजीशन बता दी जो उनके वक्त में खोजे ही नहीं गए थे, जिनकी डिस्कवरी भी नहीं हुई थी, और उन्होंने उसकी पोजीशन को खाली रखा था। तो चलो देखते हैं कुछ मेरिट्स, एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के क्या थे। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के एडवांटेजेस क्या थे, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा। जब एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा तो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स एक साथ आ गए। मतलब ही जनरलाइज्ड द स्टडी ऑफ एलिमेंट देन नोन एज द स्टडी ऑफ ए मेयर ग्रुप्स। मतलब एक ग्रुप बना दिया, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक साथ एक ग्रुप में रख दिया। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में he left some blank spaces and these vacant spaces were left for including elements that were not discovered at that time. मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने कुछ स्पेस को छोड़ दिया था ब्लैंक। देखो यहाँ पर हमने टिक लगाकर दिखाया है, ये सब देखो ब्लैंक स्पेस इन्होंने छोड़ दिया था। तो छोड़ दिया था क्योंकि उन एलिमेंट्स की उस वक्त तक डिस्कवरी नहीं हुई थी। Mendeleev could also predict the properties of these unknown elements. मेंडलीव ने क्या किया कि वो जो ब्लैंक स्पेस, जिन एलिमेंट्स की खोज नहीं हुई थी, उनके लिए जगह छोड़ दी और उनकी प्रॉपर्टी को भी प्रेडिक्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट्स। उसके अगल बगल और ऊपर नीचे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने उस एलिमेंट की, जो एलिमेंट अभी खोजा नहीं गया था, उसकी भी प्रॉपर्टी की खोज कर दी। He predicted the presence of 3 elements. जैसे उन्होंने जो अननोन एलिमेंट था उन्होंने बताया कि जब ये एलिमेंट खोजा जाएगा तो उसका नाम होगा एका बोरॉन, ठीक है, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन। मतलब इनकी प्रॉपर्टी जो है सिमिलर है बोरान के, एल्युमिनियम के और सिलिकॉन। तो यहाँ पर एका बोरान के नाम से जो डिस्कवर हुआ एलिमेंट वो कौन था, स्कैंडियम था। एका एल्युमिनियम के नाम से जो डिस्कवर हुआ वो कौन एलिमेंट था, गैलियम था। एका सिलिकॉन के नाम से कौन सा एलिमेंट हुआ, जर्मेनियम। और एका मैग्नीज के नाम से जो एलिमेंट आया वो टेक्नीशियम था। वो क्या था, टेक्नीशियम था। जैसे यहाँ पर देखो ये पोजीशन देखो, यहाँ पर एका एल्युमिनियम आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका स्कैंडियम की जगह आ गई ये स्कैंडियम, ठीक है। एका आप यहाँ पे देखो एका बोरॉन इज सिमिलर टू स्कैंडियम। देखो यहाँ पर एका बोरान आ गया था जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी स्कैंडियम से, जिसकी प्रॉपर्टी किसके सिमिलर थी, स्कैंडियम के। उसके बाद देखो आपका आ गया एका एल्युमिनियम, इसकी प्रॉपर्टी गैलियम की तरह थी, जो कि बाद में एका एल्युमिनियम गैलियम बन के आ गया, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी गैलियम के सिमिलर थी। तो इस तरह से बहुत सारे स्पेसेस इन्होंने छोड़ दिए थे। हमने 4 का नाम दिया है, इस तरह से बहुत सारे स्पेसेस इन्होंने छोड़ दिए थे और बताया कि यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आएगा और उसकी प्रॉपर्टी किसके सिमिलर होगी। क्लियर, यहां तक किसी को डाउट, एनी डाउट यहां तक? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, इन्होंने नोबल गैस की, चलो when noble gas were discovered later they could be accommodated in the periodic table in the form of separate। मतलब मेंडलीव के समय में नोबल गैस की खोज नहीं हुई थी, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन की नहीं हुई थी, लेकिन उनको हम लोग अलग ग्रुप में रख सकते थे, ठीक है। ये भी एक सक्सेसफुल अचीवमेंट था। इसके अलावा इन्होंने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास में करेक्शन भी किया, एटॉमिक मास में करेक्शन भी किया था। जैसे बेरिलियम को देख लो, बेरिलियम क्या होता है, बेरिलियम जो होता है उसका इक्विवेलेंट वेट
बेरिलियम का इक्विवेलेंट वेट 4.5 होता है और वैलेंसी 3 मानी जाती है। ठीक है, तो इसका होना चाहिए था आपका 13.5 इसका एटॉमिक मास, लेकिन इसको इन्होंने 2 वैलेंसी मानकर इसकी वैलेंसी 2 मानी और कहा कि इसका एटॉमिक मास 9 होगा। और बाद में जब इन्होंने सिर्फ ऐसा मान के उसकी पोजीशन डिसाइड कर ली, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म किया है, क्योंकि मेंडलीव के पहले ये माना जाता था कि बेरिलियम क्या है, ट्राईवैलेंट है, इसकी वैलेंसी 3 होगी, तो इसका एटॉमिक मास लोगों ने 13.5 निकाला था। लेकिन मेंडलीव जब आ गए तो उन्होंने कहा कि ना, ये इसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए। अभी तक जो लोग वैलेंसी 3 कहते थे वो गलत है, और उन्होंने बताया इसका एटॉमिक मास 9 होगा। बाद में जब डिस्कवरी भी बेरिलियम की गई तो उसका एटॉमिक मास कितना निकल के आया, 9 आया। मतलब ये भी एक अच्छा अचीवमेंट था। इस तरह से उन्होंने यूरेनियम का, बेरिलियम का हम बता दिए, इंडियम का, गोल्ड का और प्लैटिनम का, इन सब के एटॉमिक मास में करेक्शन किया, और जो वो करेक्शन बिल्कुल सही, वो करेक्शन क्या था, बिल्कुल सही करेक्शन था। क्लियर, वो करेक्शन बिल्कुल सही करेक्शन था। तो ये था आपका मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, जिसकी एडवांटेज क्या थी। पहला कि इन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को ग्रुप में किया, इन्होंने कुछ जगह छोड़ दी थी, और उनकी जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे उनकी जगह छोड़ दी थी, और उसकी प्रॉपर्टी उन्होंने प्रेडिक्ट करके बता दी, उनकी प्रॉपर्टी उन्होंने प्रेडिक्ट करके बता दिया था। ठीक है, और उसका कुछ नाम दे दिया था, जैसे एका बोरान की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी स्कैंडियम के, एका एल्यूमिनियम की गैलियम के, इस तरह से प्रॉपर्टी उन्होंने एक नाम भी दे दिया था। उसके बाद क्या है, इन्होंने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास में भी या एटॉमिक वेट में भी करेक्शन किया था, जैसे यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड और प्लैटिनम। तो ये सब आपको याद रखना होगा किन किन एलिमेंट्स का इन्होंने चेंज किया था। अब आ जाते हैं कुछ डीमेरिट्स पे। कुछ डीमेरिट्स भी थी आपके मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल। देयर वर सम डीमेरिट्स इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो देखो, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की जो सबसे पहली डीमेरिट है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। उन्होंने हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखा, लेकिन ये नहीं बता सके कि हाइड्रोजन की सिमिलरिटी जो है वो 7th ग्रुप से भी हो रही है। हाइड्रोजन की सिमिलरिटी 7th ग्रुप में भी आ रही है, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से भी इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है और फर्स्ट ग्रुप से भी सिमिलर है। तो इसको रखे कहां, इसकी पोजीशन को ये डिटरमाइन, इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर सके, तो ये इनकी डीमेरिट थी। दूसरा है आइसोटोप के बारे में। हमको कोई बता सकता है कि व्हाट इज आइसोटोप? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज आइसोटोप? Yes, sir. टेल मी। The same atomic number but different. Isotopes are those which have same atomic number but different atomic masses. Okay. Yes, correct. They are having same. Yes, I received a response from Urvi and Soumya that isotopes are having same atomic number but different atomic mass. मतलब एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटॉमिक मास। तो फिर हम लोग का मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग है, मतलब आइसोटोप्स की पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए कि नहीं? मतलब कार्बन 12 की पोजीशन एक होगी, फिर कार्बन 13 उसके बगल में आएगा, फिर कार्बन 14 उसके बगल में आएगा। मतलब एलिमेंट सेम है लेकिन एटॉमिक मास होने की वजह से आइसोटोप की पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन मेंडलीव ने सारे आइसोटोप को एक ही साथ एक ही सेल के अंदर रखा, एक ही ग्रुप में रखा। क्यों? इसका एक्सप्लेनेशन मेंडलीव नहीं दे सके, इसका एक्सप्लेनेशन मेंडलीव ने नहीं किया। कुछ चीजें आपको मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में अजीब लगेंगी। मतलब इन्होंने एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में तो रखा था, इन्होंने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो रखा, लेकिन कहीं कहीं देखो इन्होंने ऑर्गन को पहले रख दिया पोटेशियम से, जबकि आर्गन का एटॉमिक मास 39.9 है, इसको बाद में आना चाहिए था लेकिन इसको पहले कर दिया। इसी तरह से टेलुरियम को पहले कर दिया आयोडीन के, कोबाल्ट को पहले कर दिया निकेल के, जबकि इन सबों को बाद में आना चाहिए था क्योंकि इन सबों का एटॉमिक मास ज्यादा है। इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सके। मेंडलीव से पूछा गया कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, सो ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन। तो ये एक डिमेरिट है क्योंकि उसका रीजन नहीं पता। दूसरा, उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टी वाले कुछ एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी काफी सिमिलर थी, इनको अलग अलग रख दिया। जैसे गोल्ड और प्लैटिनम की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, दोनों मेटल्स हैं, दोनों इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं और दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, लेकिन इन्होंने इनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया। प्लैटिनम को 8th ग्रुप में रखा और गोल्ड को फर्स्ट बी में रख दिया।
ऐसा क्यों किया? ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन। और कहीं कहीं उन्होंने जिन अनलाइक एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं उनको एक साथ रख दिया, जैसे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, कॉपर, Ag और Au को एक साथ उन्होंने सोडियम और पोटेशियम के साथ रख दिया फर्स्ट ग्रुप में। तो ये भी अनलाइक एलिमेंट्स है, इनको अलग अलग ग्रुप में रखना था तो सेम में रख दिया, और प्लेटिनम और गोल्ड सेम ग्रुप में रहने चाहिए थे तो अलग अलग ग्रुप में रख दिया। इसके अलावा इन्होंने लैंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स की भी जो है एक्टिनॉइड्स की भी इन्होंने पोजीशन नहीं बता सके, एक्टिनॉइड्स की भी पोजीशन को ये नहीं बता सके। तो ये सारी डीमेरिट्स थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। अब इन डीमेरिट्स को दूर किसने किया? मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इन सारी डीमेरिट्स को दूर करने के लिए कौन सा पीरियोडिक टेबल आया था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया था। तो उसके पहले दो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है हमारे पास कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित था? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन, कैन एनीवन टेल मी? Yes, sir. Tell me what will be the answer? Atomic weight. Atomic weight. Yes, of course, the answer will be atomic weight. So option number 2 will be correct. Question number 2. Atomic weight of element X is 39 and atomic element of element Z is 132. What will be the atomic number? Atomic weight actually. What will be the 85.5. atomic weight of intermediate element as per Dobriner triad? As per D, Dobriner triad. 85. कौन सा होगा बताओ? D. Please write. I am not getting your answer. Sir, 85.5. Yes, 85.5. Because you have to take the arithmetic mean. You have to take the arithmetic mean. So 39 plus 132 by 2. So answer will be D. 85.5. So in this way you will be getting some objective questions. और ये सारे क्वेश्चन आपके नीट और सीबीएसई वगैरह के पीएमटी के एग्जाम में पहले आ चुके हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम लोग अभी कभी सेशन मिला तो वी विल प्रैक्टिस। अब आ जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। हम लोग किस में आ रहे हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो बेसिस ये था, इसको देने वाले साइंटिस्ट सबसे पहले कौन थे? हेनरी मोजले। किसने किया था? हेनरी मोजले ने रिमूव द डिफेक्ट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक। उन्होंने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के जितने भी डिमेरिट्स थे इनको दूर कर दिया और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी की। ठीक है, तो इस मोजले ने स्टेट किया था कि द प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक नंबर। मतलब इफ यू प्लेस द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर तो आपको क्या मिल जाएगा? सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स एक साथ आ जाएंगे और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के जो डिफेक्ट हैं वो भी दूर हो जाएंगे। तो देखो कुछ ग्रुप्स के बारे में हमने लिख दिया है, इसको आप देख लो। ग्रुप 1 और 1A एल्कली मेटल को शो करता है, ग्रुप 2 और 2A एल्कलाइन अर्थ मेटल को। ठीक है, ये चीज याद रखना। सम बेसिक प्रॉपर्टीज ईच ग्रुप की हमने लिख दी है टेबल के फॉर्म में। ठीक है, सम बेसिक प्रॉपर्टी हमने लिख दिया है टेबल के फॉर्म में। यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग एंड मेनी प्लेसेस यू विल बी गेटिंग दिस टाइप्स ऑफ charts also. Okay, so this is about the modern periodic table. लेकिन सवाल ये उठता है कि लोथर मेयर कर्व से मेंडलीव को ये तो पता चल गया था कि एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन है, मोजले को कैसे पता चला था कि एटॉमिक नंबर की पीरियोडिक फंक्शन होती है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट? तो मोजले ने क्या किया था? मोजले ने एक ग्राफ बनाया था। आपको पता होगा हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बताया है कि जब भी एलिमेंट्स को, जब भी एटम्स को एनर्जी दी जाती है तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके अपर स्टेट में चले जाते हैं, और फिर जब वो वहां से एक्साइट होने के बाद आउटर मोस्ट सेल से इनर शेल में वापस आते हैं तो एनर्जी का रिलीज करते हैं, और उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालते हैं E = h × न्यू से, जहां पे न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो उन्होंने √न्यू और एटॉमिक नंबर Z के बीच में एक ग्राफ बनाया और √न्यू और एटॉमिक मास के बीच में एक ग्राफ बनाया अलग अलग एलिमेंट्स के लिए। ठीक है,
हर एटम्स को उन्होंने एक्साइट किया, फिर उससे जो एनर्जी रिलीज हुई उसकी और एटॉमिक नंबर के बीच में ग्राफ बनाया, फिर अलग अलग एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के बीच में ग्राफ बनाया। तो इस ग्राफ को उन्होंने देखा कि ये बहुत ही इरेगुलर टाइप का ग्राफ आया। ये ग्राफ जो है फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास के बीच में जो ग्राफ आया वो इरेगुलर आया, लेकिन इसके बीच में जो ग्राफ आया वो एक स्ट्रेट लाइन आया। जब एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी के बीच में उन्होंने ग्राफ बनाया तो वो एक स्ट्रेट लाइन आया। तो इस आधार पर उन्होंने बताया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स की होती हैं वो एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होती है। तो ये आप याद रखना कि उन्होंने कैसे पता लगाया था, उन्होंने अंडर रूट न्यू और एटॉमिक नंबर के बीच में एक ग्राफ बनाया जो कि स्ट्रेट लाइन आया, जो कि स्ट्रेट लाइन आया। ये क्या है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये आपका क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसमें इतना ही कुछ जानना है, ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देने वाले साइंटिस्ट का नाम था बोरबरी, रैंग एंड वर्नर। यहाँ पे बोरबरी का नाम जो है इज्जत के साथ ऐड कर दिया गया है, इन द ऑनर। क्यों? क्योंकि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो बोरबरी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। जो आप लोग लिखते हो ना, जैसे सोडियम का होता है एटॉमिक नंबर 11 तो आप लोग लिखते हो 281, कैल्शियम का होता है 20 तो आप लोग लिखते हो 2882। तो ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप 281, 2882 लिख रहे हो, ये कौन सा है? बोरबरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? बोरबरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसी पे आधारित है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसको खोजने वाले साइंटिस्ट एक्चुअल में रैंग और वर्नर थे। रैंग और वर्नर थे। यहाँ पे बोरबरी का नाम इसलिए ऐड कर दिया गया है क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल जो है आपका इनके बोरबरी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित। इसमें 7 पीरियड्स होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल रोज आपको दिख रही हैं ये 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 to 18 जो वर्टिकल कॉलम्स दिख रहे हैं ये 18 ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, लैंथेनाइड 57 to 71, ठीक है। 57 to 71 तक का जो ग्रुप है वो लैंथेनाइड्स कहलाता है। क्या कहलाता है? लैंथेनाइड्स। और एक्टिनॉइड्स होते हैं 89 से 103। मतलब इस 8th ग्रुप में 6th पीरियड ऑफ 8th ग्रुप और में जो है इतने एलिमेंट्स आते हैं और 7th पीरियड ऑफ 8th ग्रुप में इतने एलिमेंट्स आते हैं। तो चूंकि एक ही सेल में इतने एलिमेंट्स को नहीं लिखा जा सकता इसलिए हम लोग इनको क्या करते हैं, अलग से नीचे लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स के फॉर्म में दिखा देते हैं। यहाँ पे देखो एक लैडर दिख रहा है, ये देखो एक लैडर बनता हुआ आपको दिख रहा है ये, ठीक है। ये जो लैडर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैडर है। इस लैडर के जितने भी राइट में है यहाँ पर जो है वो नॉन मेटल। इस लैडर के राइट में जो है नॉन मेटल्स होती हैं और लेफ्ट में क्या होती हैं? मेटल्स होती हैं। और लैडर से जो टच करते हुए हैं, देखो बोरान हुआ, सिलिकॉन जर्मेनियम हुआ, आर्सेनिक एंटिमनी हुआ, टेलुरियम पोलोनियम हुआ, ये सब क्या है? आपके मेटलॉइड्स हैं। मतलब इनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच में होती है। इनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच में होती है, तो इनको क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एस ब्लॉक कहलाता है, ये दोनों ग्रुप एस ब्लॉक कहलाता है। और यहां से लेके यहां तक का ग्रुप क्या कहलाता है? पी ब्लॉक कहलाता है। ये वाला जो ग्रुप बीच में है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक बोलते हैं। और ये जो लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स अलग से आ गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक बोलते हैं। क्लियर? डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन, डी और एफ ब्लॉक के डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। क्लियर? आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेसिक आइडिया मिल गया? कोई इशू यहाँ पर? Yes, sir. चलो No, sir. आगे हम लोग और भी चीज पढ़ेंगे और ये पीरियोडिक टेबल आपको याद रखना जरूरी है। देयर इज नो एक्सेप्शन। यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं कि सर मैं याद नहीं हूं तो कैसे होगा। नो, यू हैव टू रिमेंबर इट, यू हैव टू रिमेंबर इट एंड देयर इज नो ऑप्शन। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर मेटलॉइड कौन से हैं? मेटलॉइड्स देखो जो ये लैडर से टच किए हुए ये कलर यहाँ पर देखो मेंशन है मेटलॉइड्स का, ठीक है। तो जो बोरान हुआ, सिलिकॉन जर्मेनियम, आर्सेनिक एंटिमनी, टेलुरियम पोलोनियम, ये सब क्या है? मेटलॉइड्स हैं। ये सब क्या है? आपके मेटलॉइड्स हैं। क्लियर? सेलेनियम को आपकी एनसीईआरटी में मेटलॉइड लिखा गया है। क्लियर? यहाँ पे देखो ये सेलेनियम जो है
हम आपको बता दे रहे हैं सेलेनियम नॉन मेटल, सेलेनियम नॉन मेटल है, इट कैन रियरली कॉल्ड एज मेटलॉइड, बट योर एनसीईआरटी इज राइटिंग सेलेनियम एज मेटलॉइड in your grade 12 of NCERT is writing selenium as metalloid. So as per NCERT you have to go, so you write selenium as metalloid, but remember that selenium is mostly non-metal, its some property is similar to metal and non-metal both, so then it is rarely known as metalloid, but it is actually non-metal. So this is about the long form of modern periodic table. अब हम लोग को कुछ कुछ एलिमेंट्स के IUPAC नॉमेनक्लेचर याद करने होते हैं, लिखना होता है। जैसे देखो यहाँ पर जो जिन एलिमेंट्स की, ये देखो UUT लिखा है, UUP लिखा है, UUS, तो ये सब कैसे हो रहा है? तो 100 के ऊपर जिनका एटॉमिक नंबर 100 के ऊपर होता है उनका नाम रखने के लिए हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर का सहारा लेते हैं, जिनका नाम 100 के ऊपर होता है। और क्या रखते हैं, देखो 0 के लिए हम लोग नील वर्ड यूज करते हैं, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक, 9 के लिए एंड। ये वर्ड हम लोग रूट वर्ड यूज करते हैं। और लास्ट में हम लोग ईएम लगाते हैं, लास्ट में हम लोग क्या लगा देते हैं, ईएम लगाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, लास्ट में हम लोग बिल्कुल क्या लगा देते हैं, ईएम लगा देते हैं। जैसे देखो 101 है एटॉमिक नंबर, तो 1 फॉर अन, 0 का क्या होता है, नील, अन नील हो गया, फिर 1 है तो फिर अन, तो अन नील अनियम, देखो अन नील अनियम हो गया। इसको सिंबल क्या हो गया, देखो UN, अन, फिर नील का एन ले लिए, फिर अनियम का एन यू ले लिए। इसी तरह से 111, yes, अन अन अनियम, यू, समझ में आ गया। इस तरह से हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स लिखते हैं। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स लिखते हैं। जैसे आपका 118, अगर आपका 118 है एलिमेंट, इसका नाम क्या होगा, कोई फटाफट बता दो हमें, इसका नाम भी बता दो, सिंबल भी बता दो। sorry, अनऑक्टियम, यस, सौम्या ने अनऑक्टियम, दिया है अनऑक्टियम, ओके। और इसका नाम, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, अन का यू ले लो, पहले वाले 1 के अन का यू ले लो कैपिटल में, दूसरे वाले अन का यू ले लो और फिर वो ले लो, ऑक्टियम, UUO। और देख लो 118 का क्या लिखा हुआ है, ये UUO लिखा है कि नहीं यहाँ पे, क्लियर। तो आपको इस तरह से 100 के ऊपर के एलिमेंट्स का नाम लिखना आ जाएगा, ठीक है। ये IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब कभी कभी सवाल ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है कि हम एटॉमिक नंबर दे देंगे और आपसे पूछेंगे, आई विल गिव यू एटॉमिक नंबर एंड आई विल आस्क यू दैट वेदर द गिवन एलिमेंट किस ब्लॉक और किस पीरियड का है, गिवन एलिमेंट किस ब्लॉक और किस पीरियड का है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं। हमने यहाँ पे 5 स्टेप लिखे हैं, बट फर्स्ट 4 स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहले 4 स्टेप जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले देखते हैं कि हमारा गिवन एटॉमिक नंबर अगर 71 से 58 के बीच में, अगर हम लोग का एटॉमिक नंबर गिवन 71 से 58 के बीच में है, तो वो एलिमेंट क्या होगा, लैंथेनाइड्स का होगा, 6th पीरियड का होगा और F ब्लॉक का होगा, 6th पीरियड का होगा और F ब्लॉक का होगा। अगर एटॉमिक नंबर 103 से 90 के बीच में है तो वो एक्टिनॉइड्स का होगा, 7th पीरियड का एलिमेंट होगा और F ब्लॉक का होगा। जैसे ये देखो 57 to 71, 90 to 103 लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स, ठीक है। F ब्लॉक है, एक 6 पीरियड में लैंथेनाइड आ रहा है और 7th पीरियड में एक्टिनाइड्स आ रहा है। अगला है, अगर आपका एटॉमिक नंबर 104 से 118 के बीच में, तो हमेशा याद रखना कि पीरियड क्या होगा, 7th होगा, और ग्रुप नंबर जो होगा लास्ट 2 डिजिट इन एटॉमिक नंबर। जैसे 104 को ले लो, तो 104 7th पीरियड का होगा और इसका ग्रुप नंबर 4 होगा, क्योंकि 0 और 4 मिलके 4 बनाता है, इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखो क्या है आपका 104, ठीक है, 7th पीरियड में ही आएगा, ग्रुप नंबर 4। 105 0 + 5 5 4, ठीक है। उसके बाद आप देखो 117,
117 है, तो यहाँ पर क्या है, लास्ट के 2 डिजिट 17 है, तो 17वें ग्रुप का हो गया। किस ग्रुप का हो गया? 17th ग्रुप ऑफ पीरियड 7 हो गया। ये ट्रिक तीनों आपको समझ में आ गई? कोई डाउट किसी को? You have any doubt? चलो अगला आ जाते हैं 4th वाला स्टेप। अगर इसके अलावा कोई एटॉमिक नंबर दिया हो तो इस फॉर्मूला का यूज करें। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 18, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 18 प्लस z माइनस एटॉमिक नंबर। ग्रुप नंबर किसके बराबर होता है? 18 प्लस z माइनस एटॉमिक नंबर, 18 प्लस z माइनस एटॉमिक नंबर। एटीन प्लस एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ द नेक्स्ट नोबल गैस, माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ द नेक्स्ट नोबल गैस। और अगर वैल्यू निगेटिव में आ रहा है तो आप यहाँ पे 18 की जगह क्या ले लेना? 32 लेना। जैसे हमें क्लोरीन का हमें निकालना है कि ग्रुप नंबर क्या होगा क्लोरीन का, तो क्या होगा ग्रुप नंबर? GN मैं लिख रहा हूँ, ग्रुप नंबर 18। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। क्लोरीन के बाद जस्ट जो नोबल गैस आती है वो आर्गन होती है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 18। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 17। अब देख लो क्लोरीन 17 का एलिमेंट, क्लोरीन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 17th ग्रुप का एलिमेंट है। समझ में आ गया? इस तरह से आप ग्रुप एलिमेंट का ग्रुप नंबर निकाल लेना। इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट्स का आप ग्रुप नंबर निकाल सकते हो। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। इसके अलावा अगर पीरियड नंबर निकालना हो तो आप क्या करना? SPDF के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना। SPDF के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना और नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल से, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल से आप निकाल लोगे कि उसका पीरियड नंबर क्या होगा। जैसे हमसे पूछा जाए कि सोडियम का सर पीरियड नंबर क्या होगा, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। तो अगर SPDF में लिखोगे तो इसका आ रहा है 3s1, आउटर मोस्ट शेल में क्या आएगा? 3s1, मतलब आउटर मोस्ट शेल 3 है, तो देखो पीरियड इसका क्या है? समझ में आ गया? मतलब आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में एंट्री कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में एंट्री कर रहा है उस शेल के नंबर को हम लोग क्या करते हैं? उस शेल को हम लोग क्या करते हैं? पीरियड नंबर। उस शेल को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड नंबर। ओके, क्लियर? यस सर। कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नो सर। अब आ जाती है एक इंपॉर्टेंट चीज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। थोड़ा सा मैं आज क्लास थोड़ा खींच रहा हूँ, स्लेटर रूल्स तक मैं पढ़ा के कवर करूंगा, ठीक है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? देखो क्या होता है, हर एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होती है, हर एटम्स के सेंटर में न्यूक्लियस पाई जाती है। तो देखो ये एक एटम है, हमने छोटा सा बनाया, इसके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियस पे हमेशा चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं डिफरेंट शेल्स में, डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो अगर आप लोग इनर शेल की बात, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को, इसकी बात करो, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। इस इलेक्ट्रॉन की बात करो तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से तो अट्रैक्ट हो रहा है, साथ ही साथ इस इलेक्ट्रॉन को इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है रिपेल भी कर रहे हैं, क्योंकि माइनस और माइनस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्ट भी हो रहा है। मतलब ये इस इलेक्ट्रॉन को जितना अट्रैक्टिव फोर्स अब फील करना चाहिए था न्यूक्लियस को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जितना न्यूक्लियस से अट्रैक्टिव फोर्स फील करना चाहिए था उतना नहीं कर रहा है, उससे थोड़ा सा कम कर रहा है। मतलब अगर इसका न्यूक्लियस में मान लो 10 प्रोटॉन थे, मान लो न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन थे, तो इस इलेक्ट्रॉन को 10 प्रोटॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज को महसूस करना था, लेकिन इनर इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन की वजह से ये थोड़ा सा कम पॉजिटिव चार्ज महसूस करता है। तो वो जितना नेट पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का फील करता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन
experiences in atom with multiple electrons. ठीक है, नेट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज जितना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन महसूस करता है उसी को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और स्लैटर रूल ये है Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, जहां पे Z क्या है, एक्चुअल एटॉमिक नंबर। ये क्या होता है, एक्चुअल एटॉमिक नंबर। और सिग्मा क्या होता है, इसको हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं, इसको हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, शील्डिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो यहां पर आप देखो कि जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इनर शेल के इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं ना, तो इसीलिए इस इफेक्ट को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। मतलब the effect due to which outermost electron is experiencing lesser nuclear charge is known as shielding effect or screening effect। और जो चार्ज महसूस करता है उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, उसको हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। कहीं कहीं पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट कैपिटल S से भी शो किया जाता है, बट हियर आई एम गोइंग टू शो यू विद सिग्मा। तो ये था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये जानना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग स्लैटर्स रूल का सहारा लेते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किसका सहारा लेते हैं, स्लैटर्स रूल का। ये आपके कोर्स में तो नहीं है, बट यू मस्ट नो इट। This is not in your course, but you must know it. Why? Because it is very necessary. Because it is very necessary. So here you must remember that, suppose how to calculate, I am telling you. Always suppose I am going to calculate for sodium. Sodium has atomic number 11, so its electronic configuration will be 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. So I have to calculate effective nuclear charge on this electron. तो जिस इलेक्ट्रॉन पर हम लोग को हमेशा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ही निकालते हैं तो उसको हम लोग हटा देंगे। अब हम लोग बस इतने इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज देखेंगे, क्योंकि हमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर निकालना है, तो उसको हम लोग हटा देते हैं। तो सिग्मा कैसे कैलकुलेट होगा, देखो nth शेल तो थर्ड था और उसको हम लोगों ने हटा दिया, ठीक है, तो बचा n-1। n-1 के s और p ऑर्बिटल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 + 2 8, तो क्या हो गया 8 × 0.85 प्लस n-2 शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और उसके लिए 1 लेते हैं, तो 2 × 1। तो आपकी वैल्यू, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितनी आएगी आपकी वैल्यू, 8.8। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 8.8। तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा 11 - 8.8, 11 - 8.8, तो आपका 2.2 के बराबर आ जाएगा, 2.20। तो देखो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन के बराबर चार्ज महसूस करना था, लेकिन इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से ये सिर्फ 2.2 प्रोटॉन्स के बराबर चार्ज महसूस कर रहा है। मतलब इसको कम, कितना ज्यादा कम हो गया, चार्ज हो गया ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी तरह से हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर हमें मैग्नीशियम का कैलकुलेट करना है तो मैग्नीशियम में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 हो जाएगा। तो इसके लिए सिग्मा कैसे निकालोगे, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो एक रहेगा, तो 1 × 0.35 ले लोगे, 0.35 प्लस n-1 में 8 है, 8 × 0.85 प्लस 2 × 1, इसको निकालोगे और 12, क्योंकि एटॉमिक नंबर 12 होता है मैग्नीशियम का, 12 में से माइनस कर दोगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकल कर आ जाएगा। ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैंने स्लैटर रूल पढ़ा दिया, ठीक है, ये आपके बुक में नहीं दिया होगा, बट आई फॉर योर इंफॉर्मेशन कैसे ये न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है इसको हमने आपको बता दिया। अब इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बहुत बड़ा रोल होता है पीरियोडिक प्रॉपर्टी निकालने में, जो हम लोग अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है, ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम लोग
नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके, so if you have any question, please ask. Otherwise, let us wind up the session. If you have any question, please ask or let